क्वेश्चन समझे? हाँ बताइए। अरे हीरो चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। आई फ्लू हुआ है जी। और खड़ा हो जाइए। नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठिए। आप पीड़ित हैं, पीड़ित को नहीं परेशान करना चाहिए, पीड़ित को परेशान नहीं करना चाहिए। लाइव हो गया? चलिए। ए खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा हो जाइए, लड़की खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो। हाँ बताइए। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल को जीता था। बताइए। सिर्फ आगे पढ़ते जाइएगा, पीछे के चीजों को कौन याद रखेगा? हम याद रखेंगे, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे सबका। क्या है जी? खा पी करके पेट आगे बढ़ता जा रहा है, इसका निशानी है कि पढ़ता उड़ता नहीं। दबा के मुर्गा भात खाता है। तो सावन है तो क्या होगा? विद्यार्थी सावन भादव मानता है। हाँ लाइब्रेरी न्यूज सेंटर पे है, तो लाइब्रेरी न्यूज सेंटर पे है। कैसे होगा? हम तो जाने बूझ करके पूछ रहे थे। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग? आए ऐसे में रिजल्ट होता है? आए आगे के चीजों को आगे बढ़ते भी जाना है, पीछे की चीजों को याद भी रखना है, मतलब बार बार रिवीजन भी करते रहना है। बताइए। इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा रहे हैं, आप लोग उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये गलत निशानी है आपकी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, याद करवा सकते हैं। रिवीजन तो आप ही को रूम पे बार बार करना होगा। समझ गए? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है। 31 नंबर में क्या है? ओहो हाँ, साहबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने, इसको शाम कर लीजिए, मोहम्मद बिन शाम कर लीजिए। हाँ मोहम्मद बिन शाम कर लीजिए। मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन कासिम को काट करके शाम कर लीजिए। ठीक है, अब सही हो गया। मोहम्मद बिन शाम कर लीजिए, अब सही हो गया। मोहम्मद बिन शाम कर लीजिए, सही हो गया। चलिए पढ़ा लिखा कीजिए, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? मेरा क्या लीजिएगा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। याद नहीं रहने का कारण है रिवीजन का कमी। रिवीजन के कमी के कारण याद नहीं रहता है। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है। पंकज कुमार यादव जी कौन चीज का पीडीएफ डलवा दे? ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ, जब लिखा रहे हैं तो उसका पीडीएफ कौन चीज का? अरे फाउंडेशन बैच में आप पढ़ रहे हैं, आइए न टारगेट बैच में। आइए फाउंडेशन में एडमिशन लिए, टारगेटों में एडमिशन लीजिए। आइए वहां पीडीएफ पीडीएफ खेलेंगे दोनों आदमी। ठीक है, वहां आइए, वहां देंगे पीडीएफ। यहां पीडीएफ नहीं देते हैं, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया ना है जी। तब फिर चलिए आगे आ जाइए, हटा दीजिए अभी सबको। वहां पर हम लोग पीडीएफ पीडीएफ खेलेंगे। ठीक है, यहां पे पीडीएफ पीडीएफ नहीं खेलते हैं हम। चलिए, दिल्ली सल्तनत, हेडिंग मार लीजिए। मार लिए?
हेडिंगे मारने में तो आ गई है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड रहा है 1226 से 1526, 1206 से 1526, सॉरी 1206 से 1526, यह जो कालखंड है इस कालखंड को ही दिल्ली सल्तनत का युग या सल्तनत युग कहा जाता है। और इस सल्तनत युग के अंतर्गत किसी एक राजवंश ने शासन नहीं किया, बल्कि इस कालखंड के अंतर्गत कुल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। कुल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया। जो कुल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया उसमें पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया और खिलजी वंश का शासन रहा है 1290 से 1320। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में दूसरा नाम आता है खिलजी वंश। और जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का शासन रहा है 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में अगला नाम आता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का नाम आता है। और जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का शासन रहा है 1320 से 1414। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश के बाद शासन करने वाला अगला राजवंश था आपको सैयद वंश। कौन वंश था? सैयद वंश। और जो अगला राजवंश सैयद वंश था, इस सैयद वंश का शासन 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा है। और फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में 5वां और अंतिम वंश है आपको लोधी वंश। लोधी वंश। और जो लोधी वंश है, लोधी वंश का शासन रहा है 1451 से 1526। 1451 से 1526। सल्तनत युग में या दिल्ली सल्तनत कालखंड में यही 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया अलग अलग समय। पहले गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश के शासन का जब अंत हुआ, खिलजियों ने शासन किया। खिलजियों के शासन का जब अंत हुआ, तुगलकों ने शासन किया। तुगलकों के शासन का जब अंत हुआ, सैयदों ने शासन किया। सैयदों के शासन का जब अंत हुआ, लोदियों ने शासन किया। इसमें अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड तुगलक वंश के नाम दर्ज है। वही सबसे कम वर्ष तक शासन करने का रिकॉर्ड खिलजियों के नाम दर्ज है। सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया है,
मात्र 30 वर्षों तक शासन किया है और सबसे अधिक वर्षों तक तुगलकों ने शासन किया है लगभग 94 वर्ष। सबसे अधिक समय तक तुगलकों ने शासन किया है लगभग 94 वर्ष। लगभग 94 वर्षों तक जो है आपको तुगलकों ने शासन किया है, लगभग 94 वर्षों तक तुगलकों ने शासन किया है। अब देखिए, ये तो सबसे कम सबसे अधिक याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ इसके क्रम को भी याद रखना है कि पहले किसने, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। मतलब इस क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, पूर्वावलोकन या घटना चक्र जिसका जिक्र हम करते हैं क्लास में, कभी कभी पूर्वावलोकन कहते हैं, कभी घटना चक्र कहते हैं, दोनों एक ही बात है। पूर्वावलोकन या घटना चक्र एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक है। वो क्वेश्चन बैंक आप पलट करके देखेंगे तो उसमें तीनों प्रश्न आपको मिल जाएगा। एक तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया, यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न में मिल जाएगा। सबसे कम वर्षों तक शासन किसने किया, यह भी प्रश्न पूछे हुए प्रश्नों में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले 5 राजवंश जो है उसका क्रम भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो ये तीनों बात जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, इन राजवंशों में शासन करने वाले राजवंशों में पहला वंश तुगलक वंश है। तो सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा, सबसे पहला राजवंश गुलाम वंश है, सबसे पहला राजवंश गुलाम वंश है, सबसे पहला राजवंश गुलाम वंश है। तो इसलिए सबसे पहले हम गुलाम वंश की चर्चा करेंगे, फिर जो है खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। तो आगे आज के सेशन में चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग गुलाम वंश से। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है। गुलाम वंश को गुलाम वंश या दास वंश या इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश, इन सभी नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। तो बात अगर गुलाम वंश की करे तो गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है। गुलाम वंश को जो कई नामों से जाना जाता है उसमें आपको गुलाम वंश को दास वंश, गुलाम वंश को इलबरी तुर्क वंश, इलबरी तुर्क वंश और गुलाम वंश को ममलूक वंश, मामलूक वंश, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। इन तमाम नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। ये सभी नामों से जो है गुलाम वंश को जाना जाता है। गुलाम वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के अधिकतर शासक एक दूसरे के गुलाम थे, एक दूसरे के दास थे। इस वंश में शासकों के तौर पर जिक्र आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, और भी कई सारे शासकों का जिक्र आता है। लेकिन और भी कई सारे शासकों का जिक्र इस वंश में आता है, लेकिन उन शासकों में जो महान शासक हुए इस वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन।
तो इस वंश के अधिकतर शासक एक दूसरे के गुलाम थे, यही कारण है कि इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। अब इस वंश के महान शासकों में एक शासक इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी। तो जब इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था तो स्वाभाविक सी बात है रजिया सुल्तान भी इलबरी तुर्क। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश के साथ साथ इस वंश के और भी कई सारे शासक ऐसे हुए जो इलबरी तुर्क था, जिस वजह से इस राजवंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। जिस वजह से इस राजवंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। इलबरी तुर्क वंश का नाम है। इल्तुतमिश का संबंध इलबरी तुर्क वंश से था। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान जैसे शासक और शासिका इलबरी तुर्क वंश से था, यही कारण है कि इस वंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। फिर आपको एक इतिहासकार हुआ करता था, उसका नाम था हबीबुल्लाह। एक इतिहासकार हुआ करता था, उसका नाम था हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस राजवंश को मामलूक वंश नाम दिया। ठीक है, हबीबुल्लाह एकदम ही तो इसको देख करके हमको किसी का याद आ गया, और किसी का याद आ गया मतलब घायल परिंदा का मतलब समझते हैं, दुखी आशिक। दुखी आशिक तो ऐसा मुद्रा में काहे हैं एकदम तेरे नाम बीच में मांग, कटोरी लेके भीख मांग, तेरे नाम टाइप एकदम ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं। आप हो इंग्लिश में लिखते हैं, है ये तो इंग्लिश जानता है वाह तोरी एकदम। हीरो मायूस नहीं रहना है, कोई छोड़ के चला जाए दूसरा ढूंढने लगना है, समझे? मायूस नहीं रहना है महाराज। इतना मायूस होकर किसका क्या लेकर के जाइएगा, खुश रहिए, खुश। ठीक है, चलिए। अल्लाह ने मारेंगे। देखिए, एक इतिहासकार हुआ करता था, उस इतिहासकार का नाम था हबीबुल्लाह। क्या नाम था? हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने गुलाम वंश का नाम मामलूक वंश दिया है। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने गुलाम वंश का नाम क्या दिया है? मामलूक वंश। देखिए, मामलूक का मतलब क्या होता है इसको आप समझिएगा। मध्यकाल में मामलूक, मध्यकाल में मामलूक उसे कहा गया जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, लेकिन किसी कारण बस किसी का गुलाम बन गया। यानी स्थिति और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि गुलाम बन गया। मतलब जो ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, बलबन थे, ये स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, लेकिन इन लोगों के साथ सिचुएशन और समय खराब हो गया इन लोगों का, और सिचुएशन और समय ने इन लोगों को गुलाम बना दिया, इन लोगों को गुलाम बना दिया। तो मध्यकाल में हबीबुल्लाह के अनुसार, हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के अनुसार, मध्यकाल में वैसे लोग जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, लेकिन कुछ वजह से गुलाम बन गए किसी के, उस प्रकार के लोगों को ही मामलूक कहा जाता था। और इस वंश के अधिकतर शासक वैसे ही थे जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, लेकिन किसी कारणवश गुलाम बन गए। यही कारण है कि हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलूक वंश दिया है। और इस वंश का सबसे परफेक्ट नाम, सबसे उपयुक्त नाम मामलूक वंश है। इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? मामलूक वंश। जो गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या मामलूक वंश है,
इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना कहां किया? अब प्रश्न यह उठता है कि स्थापना किया तो कहां किया? तो ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। यहां पर तो मानचित्र नहीं है, होगा आए तोड़ी का, दूर दूर तक मानचित्र नहीं होगा। हाँ तो सबसे पीछे में न होगा। अब उतना पीछे कौन जाएगा? उतना पीछे नहीं जाने का है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को नहीं जीता था। बताइए ना, जीता था कि नहीं जीता था? तराइन के द्वितीय युद्ध से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर कब्जा किया। चंदावड़ के युद्ध से उत्तर प्रदेश पर कब्जा किया। और फिर उसका सेनापति बख्तियार खिलजी बिहार, बंगाल, असम को नहीं जीता। जीता कि नहीं जीता? जीता ना। तो मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति ने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीता था। मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति ने जो लगभग शब्द का प्रयोग करे, पूरे उत्तर भारत को नहीं जीता, लगभग उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति ने जो लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, उस जीते हुए संपूर्ण उत्तर भारतीय राज्य पर ही, उस जीते हुए संपूर्ण उत्तर भारतीय राज्य पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की। और ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाकर रखा। मोहम्मद गौरी के समय में भी मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बिंदु लाहौर ही हुआ करता था। इसी वजह से ऐबक राजधानी में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और देखिए, मोहम्मद गौरी का 3 गो प्रमुख गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। मोहम्मद गौरी का 3 गो प्रमुख गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और, लेकिन उसमें सबसे योग्य और दूरदर्शी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यालदोज, कुबाचा को अपने में मिला लिया। अपने में मिला लिया। कैसे मिला लिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक यालदोज के बेटी से विवाह कर लिया। यालदोज को अपना ससुर बना लिया। कहा बताइए, आपकी बेटी से विवाह कर लिए, आप ही का न सब राज है, आपके बेटी का न है, लोग संताने के लिए न मरता है। तो देखिए, हम आपकी बेटी से विवाह करके जो है सब चीज तो उसी के नाम कर दिए। ठीक है, तो यालदोज की बेटी से विवाह कर लिया। अब यालदोज ऐबक का ससुर हो गया। अब विरोध करे तो करे कैसे? ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवा दिया। अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवा दिया। कहा आप हमारे जीजा हैं, बताइए। और कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ, बहन का भाई एक तरफ, है कि ना? हाँ, तो कुबाचा को अपना जीजा बना लिया। मतलब कुल मिलाकर के
वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज कुबाचा दुन्नू को मिला लिया। ऐबक का विरोध करने वाला था नहीं कोई, लेकिन फिर भी ऐबक डरता था, फिर भी ऐबक डरता था। ऐबक अपने शासनकाल के दौरान कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ऐबक अपने शासनकाल के दौरान कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि ऐबक अपने आप को मोहम्मद गौरी का सिपह सलार कहा, सिपाही कहा। यानी ऐबक ने कहा कि हम सुल्तान थोड़े, हम तो मोहम्मद गौरी का सिपाही हैं, सिपाही हैं। ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। कभी भी ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज कुबाचा को मिला लिया। और ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को ही बने रहने दिया। ऐबक कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता था, कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता था। और ऐबक कुरान के अनुरूप ही अपने संपूर्ण दिनचर्या को सजा कर रखा था। ऐबक कुरान के अनुरूप ही अपने संपूर्ण दिनचर्या को सजा कर रखा था। कुरान कहता है एक सच्चे मुसलमान को एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। जकात देना है, हाँ जकात देना है। फिर जो है हज यात्रा पर जाना है, रोजा रखना है। कुरान कहता है ना जी, हाँ कलमा पढ़ना है, हाँ कलमा भी पढ़ना है, हाँ कलमा भी पढ़ना है। तो कुरान के अनुरूप अपनी दिनचर्या को सजा करके ऐबक रखा हुआ था। कुरान का ज्ञाता था और कुरान को आधार बनाकर ही शासन प्रशासन कर रहा था। यही कारण है कि ऐबक को कुरान खां कहा जाता। कुरान खां की उपाधि उन्हें दी गई है, कुरान खां की उपाधि उन्हें दी गई है। ऐबक को कुरान खां की उपाधि दी गई है। और ऐबक बड़ी दयालु भी था, बहुत दयालु था ऐबक। और ऐबक जब दान करता था तो लाखों में दान करता था। ऐबक जब दान करता था तो लाखों में दान करता था, जिस वजह से ऐबक को लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया। समझ गए? तो अब यहां तक पहले चीजों को लिखिए ना, लिखिए। हे दिल्ली सल्तनत लिखे। अच्छा सिलेबस लिखा रहे थे तो हमको लगता है ये सब बात लिखाए थे ना सिलेबस लिखाने के दौरान। हाँ लिखाए थे, हमको याद है, लिखाए हैं ना, हाँ लिखाए। लेकिन फिर भी जो हेडिंग मारे हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, उसके नीचे ई 5 को बात तो छाप लीजिए। बाद बाकी बात लिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी ई जो है 5 को बात जरूर छापिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग को बोल रहे हैं छापने, इसको छापिए, सब लोग छापिए, जल्दी से छापिए। आज शुक्रवार है नहीं जी, शुक्रवार। हे छापे हो,
छापिए, छाप लिए। छाप लिए ना। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए गुलाम वंश। आगे हेडिंग मारिए गुलाम वंश। आगे हेडिंग मारिए गुलाम वंश। कॉस्ट में 1206 से 1290। डैश देकर लिखिए गुलाम वंश को कई अन्य नाम गुलाम वंश को कई अन्य नाम जैसे गुलाम वंश को कई अन्य नाम जैसे दास वंश, दास वंश, कोमा इलबरी तुर्क वंश, कोमा इलबरी तुर्क वंश, कोमा मामलुक वंश, मामलुक वंश, मामलुक वंश, मामलुक वंश इत्यादि के नाम से जाना जाता है, इत्यादि के नाम से जाना जाता है, इत्यादि के नाम से जाना जाता है। उसी में हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने, हबीबुल्लाह लिखना होगा, लिख लीजिएगा हबीबुल्लाह, हबी 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 अब्दुल्लाह, हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलुक वंश दिया। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलुक वंश दिया। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलुक वंश दिया। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलुक वंश दिया। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने इस वंश को नाम मामलुक वंश दिया, मामलुक वंश दिया, जो कि इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम है, जो कि इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम है। जो कि इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम है, जो कि इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम है, जो कि इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम है। फुल स्टॉप। इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, उसी में कंटिन्यू। हाँ जी, मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। एक नंबर में कुतुबुद्दीन ऐबक,
एक नंबर में कुतुबुद्दीन ऐबक, दो नंबर में याल्दोज और तीन नंबर में कुबाचा। एक नंबर में कुतुबुद्दीन ऐबक, दो नंबर में याल्दोज, तीन नंबर में कुबाचा। कुबाचा कुबाचा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति के तहत, वैवाहिक नीति, वैवाहिक नीति, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति के तहत, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति के तहत, वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया, याल्दोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया। याल्दोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया। ऐबक ने, उसी लाइन में कंटिन्यू, ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से विवाह किया, ऐबक ने याल्दोज के पुत्री से विवाह किया, ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से विवाह किया। ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से विवाह किया तथा अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ करवाया, तथा अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ करवाया, तथा अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ करवाया, तथा अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ करवाया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक, नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐबक कुरान का ज्ञाता था, ऐबक कुरान का ज्ञाता था, ऐबक कुरान का ज्ञाता था और कुरान के अनुरूप ही, और कुरान के अनुरूप ही, और कुरान के अनुरूप ही अपने दिनचर्या को सजाया हुआ था, और कुरान के अनुरूप ही अपने दिनचर्या को सजाया हुआ था, और कुरान के अनुरूप ही अपने दिनचर्या को सजाया हुआ था, और कुरान के अनुरूप ही अपने दिनचर्या को सजाया हुआ था, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है। और कुरान के अनुरूप ही अपने दिनचर्या को सजाया हुआ था, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है, जिस कारण उन्हें कुरान खां भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक लाखों में दान दिया करता था, जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है। ऐबक लाखों में दान दिया करता था, जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है।
ऐबक लाखों में दान दिया करता था जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है। ऐबक लाखों में दान दिया करता था जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है। ऐबक लाखों में दान दिया करता था जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है। ऐबक लाखों में दान दिया करता था जिस कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया है। जानते हैं खाना नहीं खाए हैं, दिमाग अब हिल गया। ठीक है, अरे खाना लाके दिया क्या जानते हैं? खाना लाके दिया सड़ा हुआ सब्जी और रोटी कौन लाके दिया जानते हैं? है ना, अरे वो मैदा का जो रोटी होता है जी, हाँ, बटर नान, वो सब खाया जाता है। दिमाग हिल गया है। आगे आइए। है, आइए। तो सल्तनत युग कब से कब? 1206 से 1500। सल्तनत युग के अंतर्गत कितने वंश के शासक? सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। क्लियर है? सबसे कम वर्ष तक, सबसे अधिक वर्ष तक। गुलाम वंश को किस किस नाम से जाना जाता? गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम आए? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? मोहम्मद। मोहम्मद गौरी के कितने प्रमुख गुलाम? कितने? कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। इसके बाद एक बात बताइएगा, कौन नीति के तहत ऐबक ने याल्दोज कुबाचा को मिला लिया? कौन नीति? कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोज के बेटी से विवाह किया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवाया। कुरान खां किसे कहा जाता है? कुरान खां, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? राजधानी। इतना बात समझ में आ गया ना? याद हो गया ना? चलिए ठीक है, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। क्वेश्चन आंसर आज नहीं करवाएंगे, अगले क्लास में करवा देंगे। ठीक है।